शाहजी कोठरी से निकल गए। जमीला ने मुझसे मुखातिब होकर कहा, मुझे पूरा यकीन है कि अब हम पाकिस्तान पहुंच जाएंगे। कमांडो मंजर खालिद कश्मीर के मुहाज पर भी जाता है और हुर्रियत परस्त कश्मीरियों से इसकी गहरी वाबस्तगी है। वो हमें वहाँ से आज़ाद कश्मीर में पहुँचाने की पूरी कोशिश करेगा। मैंने कहा, मुझे भी उम्मीद की किरण नज़र आने लगी है। मेरा ख्याल है कि अब हमें गंदलनी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। जमीला ने नाराज़गी के लहजे में कहा, इसको भूल जाओ। इन बुत परस्तों की वजह से पहले ही हम पर खुदा का बहुत अजाब नाजिल हो चुका है। अब इन लोगों में से किसी का नाम भी ना लेना। मैंने कहा, खुदा के लिए मुझ पर शक न करो, मैं तो खुद इन बुत परस्तों का नाम भी लेना नहीं चाहता। मुझे वो पर्चा दिखाओ जो शाहजी ने कमांडो मंजर खालिद का नाम लिखा है। जमीला ने पर्चे मेरे सामने कर दिए। मैं इसे अपनी इंसानी आंखों से पढ़ सकता था क्योंकि सांप की आंखों में मेरी नज़र भी शामिल थी। इस पर्चे में शाहजी ने मुख्तसर करके मेरी और जमीला की सारी मुसीबत बयान कर दी थी। उन्होंने ये भी लिख दिया था कि हिंदू सपेरों ने किसी खास मंत्र के जरिए जमीला के खामन को सांप बना दिया है। इस मुसीबत का इलाज यहाँ हमारे पास नहीं है। ये पाकिस्तान जाकर इसका रूहानी इलाज कराना चाहती है। तुम इन्हें पाकिस्तान पहुँचाने में इनकी मदद करो। नीचे शाहजी ने अपनी एक ख़ास मोहर भी लगा दी थी जो इनकी कोई खुफिया निशानी होगी। मैंने जमीला से कहा, इस पर्चे को पढ़कर कमांडो खालिद तुमसे मेरे बारे में ज़रूर पूछेगा कि तुम्हारा खामन कहाँ है। बेहतर है तुम मुझे अपने साथ ही लेती चलो। वो बोली, शाहजी ने कहा है कि मैं तुम्हें बारादरी के खंडर में ही कहीं छुपा दूँ। मैं इनके हुक्म के खिलाफ नहीं जाऊँगी। हाँ, अगर कमांडर मंजर खालिद ने कहा तो मैं तुम्हें बारादरी से ले आऊँगी। रात गुजर गई, दूसरा दिन भी गुजर गया। जब ज़रा शाम होने लगी और दिन की रोशनी ज़रा कम हुई तो जमीला ने कहा, मेरा ख्याल है अब हमें चल पड़ना चाहिए। चुनाचा हम दुर्गा शरीफ से निकलकर एक टांगे में सवार हो गए और भोपाल के शहर की तरफ रवाना हो गए। जमीला ने एक ख़ास जगह का कोचवान को बताया जहाँ से बकोल शाहजी के बारादरी का खंडर 2 कोस के फासले पर एक जंगल के शुरू में था। कोचवान ने हमें इस खास जगह पर उतार दिया जिसका मैं नाम आपको नहीं बता सकता। वहाँ से जमीला इस जानिब चलने लगी जहाँ से जंगल का इलाका शुरू होता था। मैं आगे तफसील नहीं लिखूंगा कि हम कहाँ कहाँ से गुजरे। यूँ समझ लें कि हम एक जगह पहुँचे तो सामने एक बारादरी का टूटा फूटा खंडर था। खंडर का जिक्र मैंने इसलिए कर दिया है कि भोपाल में इस किस्म की बहुत सी बारादरियों के खंडर मौजूद हैं। अगर इंडिया में कोई CID वाला ये कहानी पढ़कर बारादरी की तलाश में निकलेगा तो इसे कुछ पता नहीं चल सकेगा कि कमांडो मंजर खालिद के खुफिया ठिकाने वाली बारादरी कौन सी है। और अगर वो इस बारादरी तक पहुँच भी गया तो कमांडो खालिद के जासूस को इस आदमी का फ़ौरन पता चल जाएगा और वो इसे पकड़ लेंगे और फिर जैसा वो मुनासिब समझे इसके साथ सलूक करेंगे। मैंने अपनी सांप वाली गर्दन जमीला की साड़ी से बाहर निकाल रखी थी। बारादरी के खंडर को मैंने देख लिया था। मैंने कहा, यही बारादरी है जिसके मुतालिक शाहजी ने कहा था। हाँ, क्योंकि यहाँ और कोई बारादरी नहीं है। मैं तुम्हें यहाँ छोड़ देती हूँ, तुम बारादरी के करीब किसी झाड़ी में छुप कर बैठ जाओ। जब मैं वापस आऊँगी तो तुम्हें मेरे जिस्म की खुशबू आ जाएगी, तुम खुद ही मेरे पास आ जाना। इसने मुझे साड़ी से निकाल कर बड़ी प्यार से ज़मीन पर रख दिया। इस वक्त शाम की हल्की हल्की सुर्खी छा रही थी। मैं बारादरी के करीब ही एक तरफ खुश्क सरकंडों में बैठ गया। यहाँ से मैं जमीला को साफ देख रहा था। वो बारादरी में जाकर बैठ गई थी। इतने में एक जानिब से एक बूढ़ा आदमी लाठी टेकता हुआ आया और बारादरी के पास रुक गया। इसने जमीला से पूछा, बीबी, नवाबगंज के मोहल्ले को कौन सा रास्ता जाता है? जमीला ने आगे वही खुफिया जुमला बोल दिया जो शाहजी ने इसे बताया था। बूढ़े ने दूसरा सवाल किया, क्या तुम राजपूताना से आई हो? इसके जवाब में जमीला ने दूसरा खुफिया जुमला दोहरा दिया। तब बूढ़े ने जमीला से कहा, तुम अपने साथ कुछ लाई हो? जमीला ने शाहजी का खत निकाल कर इसे दे दिया। बूढ़े ने खत को गौर से 2-3 बार पढ़ा, नीचे लगी हुई मोहर को बार बार गौर से देखा और जमीला से कहा, मेरे साथ आ जाओ। जमीला को लेकर बूढ़ा बारादरी से कुछ फासले पर दिखाई देते जंगल के दरख्तों की तरफ ले गया। पहला मरहला खैर वाफियत के साथ तय हो गया। मैं सरकंडों में ही छुप कर बैठा रहा। जमीला बूढ़े के साथ जंगल के दरख्तों में मेरी नज़रों से ओझल हो गई। इसके जिस्म की खुशबू भी आहिस्ता आहिस्ता मदम पड़ गई थी जिसे मैं सांप होने की वजह से बराबर महसूस कर रहा था। इसे गए काफ़ी देर गुजर गई। शाम की सुर्खी रात की इब्तदाई अंधेरों में बदल गई। मैं परेशान होने लगा कि खुदा खैर करे, जमीला ने इतनी देर क्यों कर दी। इतने में मुझे अंधेरे में जमीला दरख्तों की तरफ से अपनी जानिब आती दिखाई दी। सांप होने की वजह से मैं इसे अंधेरे में भी आसानी से देख रहा था। जैसे ही वो बारादरी के पास आई, मैं सरकंडों से निकलकर इसके करीब आ गया और कहा, खैरियत तो थी ना? तुमने बड़ी देर लगा दी। इसने मुझे घास पर झुककर देखा और हाथ से पकड़कर उठा लिया। कहने लगी, कमांडो मंजर खालिद से मेरी बात सारी हो गई है। वो बड़ा सच्चा मुसलमान मुजाहिद है। इसने मेरी सारी मुसीबत बड़ी तवज्जो से सुनी। अब इसने तुम्हें बुलाया है। मैंने पूछा, जब तुम कमांडो मंजर खालिद को अपनी बिपता सुना रही थी तो इसके पास
पास और कौन कौन था? जमीला ने मुझे अपनी कलाई के गिर्द लपेटते हुए कहा। इस वक्त कमांडो खालिद मेरे पास अकेला ही था। इसने शाहजी का पर्चा पढ़ने के बाद जो 2-1 मुजाहिद वहाँ बैठे थे इन्हें वहाँ से बाहर भिजवा दिया था। मैंने कहा यही मैं सोच रहा था कि मेरा सांप होना सिर्फ कमांडो खालिद तक ही महदूद रहे और ये राज किसी दूसरे तक न पहुँचे तो अच्छा है। जमीला जंगल की तरफ जा रही थी, कहने लगी शायद कमांडो खालिद भी नहीं चाहता कि किसी दूसरे मुजाहिद को तुम्हारे इंसान से सांप बन जाने का राज मालूम हो, इसीलिए इसने वहाँ से दूसरे लोगों को उठवा दिया था। अब भी वो तुम्हें अपने हुजरे में अकेला ही मिलेगा। क्या वो किसी हुजरे में रहता है? मैंने पूछा। जमीला ने कहा जी वो गरीब जगह है, चल कर खुद देख लेना। रात की तारीकी में वो मुझे लेकर टिब्बे की जानिब जो दरख्त और झाड़ियाँ थी चल पड़ी। वो अंधेरे में रास्ता गौर से देख कर चल रही थी, जबकि सांप होने के नाते मुझे अंधेरे में भी हर शय साफ नजर आ रही थी। झाड़ियों और कीकर के दरख्तों के दरमियान एक जगह गहराई थी, जैसे किसी ने एक गड्ढा खोद रखा हो। जमीला इस गड्ढे में उतर गई। एक जगह इसने झाड़ियों को एक तरफ से हटाया और अंदर दाखिल हो गई। ये किसी पुरानी बावली के खंडर की पथरीली सीढ़ियाँ थी जो जंगली घास में छुपी हुई थी। 10-12 सीढ़ियाँ उतरने के बाद एक खुश्क तालाब था जिसके किनारों की रविशों के पत्थर उखड़ चुके थे। मैंने जमीला से कहा ये मुगलिया ज़माने की कोई बावली है जहाँ महले सरा की ख़वातीन गुस्ल करती होंगी? वो बोली शायद ऐसा ही हो। अचानक एक आदमी जिसने मुंह पर और सर पर कपड़ा लपेट रखा था और सिर्फ इसकी चमकीली आंखें ही नजर आ रही थी, स्टेन गन लिए हमारे सामने आ गया। इसने जमीला को देखा तो एक तरफ हो गया। जमीला इससे पहले वहां से गुजर चुकी थी और इसे मालूम था कि ये औरत कमांडो खालिद से मिलने आई हुई है। तालाब की एक जानिब दीवार की कोठरियां से बनी हुई थी, जिनमें से कोठरी के अंदर से हल्की हल्की रोशनी बाहर आ रही थी। जमीला ने कहा यह कमांडो मंजर खालिद का हुजरा है। हम कोठरी में दाखिल हो गए। मैंने देखा कि कोठरी ज्यादा कुशादा नहीं थी। अंदर फर्श पर दरी बिछी हुई थी, लालटेन रोशन थी। एक सुर्ख और सफेद रंगत वाला खुशशक्ल नौजवान स्टेन गन गोद में रखे बैठा था। जमीला इसके सामने बैठ गई। इस नौजवान का जिस्म बॉडी बिल्डरों जैसा मजबूत था। सर के बाल निस्वारी रंग के थे। माथे पर इसने सब्ज रंग की पट्टी बांध रखी थी। इसने जमीला की तरफ देखकर कहा कहाँ है तुम्हारा खामद? मैं जमीला की कलाई से लिपटा हुआ था। इसने कलाई इसके सामने कर दी और कहा ये है मेरा खामद करमदाद। ये खुशशक्ल नौजवान कमांडो मंजर खालिद था। वो बड़े ताज्जुब से मेरी तरफ देख रहा था, कहने लगा मुझे यकीन नहीं आता कि ये सांप असल में कोई आदमी है। जमीला ने कहा आप इससे बात करें, ये इंसानी आवाज़ में आपको जवाब देगा, फिर शायद आपको यकीन आ जाए। क्या वाकई तुम इंसान हो? मैंने इंसानी आवाज़ में कहा हाँ कमांडो मैं इंसान हूँ, मेरा नाम करमदाद है। जमीला मेरी बीवी है। हम ढाका फॉल के बाद ऐसे हालात का शिकार हो गए कि जिनकी वजह से हम पर यह मुसीबत आन पड़ी। जमीला ने आपको सब कुछ बता दिया होगा। कमांडो मंजर खालिद का चेहरा बता रहा था कि इसे अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि एक सांप इंसान की आवाज़ में बातें कर सकता है। इसने जमीला से मुखातिब होकर कहा यह बड़ी हैरान कर देने वाली बात है, मगर यह कुफर है, जादू है। तुम लोग किन काफिर बुत परस्तों, सपेरों और पुजारियों में जा फंसे थे। जमीला ने कहा मैं खुद हैरान हूँ कि हमारे साथ ये भी गुजरी है। हम तो ढाका में बड़े सुकून से ज़िंदगी बसर कर रहे थे। जमीला की आवाज़ भुर्रा सी गई। मैंने कहा कमांडो हमसे ज़रूर कोई गुनाह सरजद हुआ है जिसकी खुदा ने हमें ये सज़ा दी है। खुदावंद करीम हमारे गुनाह माफ़ करे। कमांडो मंजर खालिद को मैंने कमांडो कहकर इसलिए मुखातिब किया था कि वो इस छोटी सी ज़ेरे ज़मीन जमात का सरबराह था जो भारत में बरहमनों की हुकूमत के जुल्म सितम में पिसे हुए मुसलमानों के हकूक़ के लिए सरफरोशी के जज्बे से काम कर रहा था और जो भारतीय मकबूजा कश्मीर में भी भारतीय फ़ौजों के खिलाफ जिहाद कर रहे थे। कमांडो मंजर खालिद ने हाथ थोड़ा सा ऊपर उठाकर कहा इंसान अगर गुनाहों से तौबा कर ले और तौबा करने के बाद फिर गुनाह न करे तो अल्लाह ताला इसके गुनाहों को माफ़ कर देता है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि तुम पर काफिर बुत परस्तों के जिस खबीस जादू का असर हो गया है और जिसके असर से तुम इंसान से सांप की शक्ल इख्तियार कर गए हो, इससे कैसे निजात मिल सकेगी? मैंने कहा मेरी बीवी जमीला ने आपको बता दिया होगा कि मुझ पर नाग देवता के पुजारी सपेरों ने जो मंत्र फूके हैं, इनका असर जिस वक्त ज़रा कम होता है तो मैं इंसानी शक्ल में वापस आ जाता हूँ, लेकिन यह थोड़ी देर के लिए वक्फा होता है और पता भी नहीं होता कि यह वक्फा किस वक्त अचानक आ जाए। कमांडो मंजर खालिद कहने लगा मैं चाहता हूँ तुम्हें इससे हमेशा हमेशा के लिए निजात मिल जाए। मैंने कहा सबज रुमालों वाली दरगाह शरीफ के बुजुर्ग ने तो मुझे यही कहा था कि ये मुझे मेरे गुनाहों की सज़ा मिली है और जब खुदा मेरे गुनाह माफ़ कर देगा तो अपने आप मुझे इससे निजात मिल जाएगी। इसके सिवा मेरी बीमारी का कोई इलाज नहीं है। कमांडो मंजर खालिद बड़े गौर से मेरी तरफ देख रहा था, कहने लगा यकीन नहीं आता कि एक सांप मेरे साथ बैठा मुझसे इंसान की आवाज़ में बातें कर रहा है। मैंने कहा अब तो आपको यकीन करना ही पड़ेगा कमांडर। इसने कहा अब तुम क्या चाहती हो? तुम्हारी बीवी ने भी बताया है और जिन बुजुर्ग का तुम पर्चा लेकर आए हो और उन्होंने भी तुम्हारे बारे में यही लिखा है कि तुम अपनी बीवी को लेकर पाकिस्तान जाना चाहते हो। मैंने कहा फ़िलहाल मैंने यही सोचा है। कमांडो खालिद ने भुएं सुकेट कर पूछा फ़िलहाल से तुम्हारी मुराद क्या है? क्या तुम्हारे ज़हन में कुछ और भी प्रोग्राम है?
मैंने कहा, कमांडर, भारत के हिंदू गुंडों और मुक्ति बाहिनी वालों और मंदिर के पुजारियों, खासतौर पर आलोक नगर के शैतान पुजारी महादेव और इसके दुष्ट सपेरों ने मुझ पर और मेरी बीवी जमीला पर बहुत जुल्म किए हैं। इन लोगों ने मेरी इज्जत खाक में रौंदी है। मैं इन सब से एक एक करके इंतकाम लेना चाहता हूँ, लेकिन इससे पहले जमीला को यहाँ से पाकिस्तान ज़रूर पहुँचा देना चाहता हूँ। जमीला ने मेरी ज़ुबान से इस किस्म की बातें पहले नहीं सुनी थी। वो बोल पड़ी, मैं तुम्हें इंडिया में दुश्मनों के पास अकेला छोड़कर नहीं जाऊँगी। पाकिस्तान जाएंगे तो इकट्ठे जाएंगे, वरना मैं भी तुम्हारे साथ इंडिया में रहूँगी और अपनी इज्जत ख़राब करने वालों से बदला लूँगी। मैंने कोई जवाब न दिया। कमांडो मंजर खालिद कहने लगा, मुझे तुम्हारा जज्बा पसंद आया है। तुम्हें अपने दुश्मनों से ज़रूर बदला लेना चाहिए, बल्कि इस काम में मैं भी तुम्हारे साथ शरीक होऊंगा। लेकिन वो जमीला से मुखातिब होकर बोला, लेकिन मेरी बहन, तुम अगर पाकिस्तान चली जाओ तो ज़्यादा अच्छा है। हमारे होते हुए तुम्हें इन बदमाशों से लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं। हम लोग ही इन शैतानों को जहन्नम में पहुँचाने के लिए काफ़ी हैं। मगर जमीला न मानी, कहने लगी, मैं करमदाद को अकेला छोड़कर नहीं जाऊँगी। पाकिस्तान में मुझे हर लम्हा इसकी फ़िक्र लगी रहेगी। कमांडो मंजर खालिद कहने लगा, ठीक है, अभी इन बातों को मुलतवी कर देते हैं, बाद में सोच कर और आपस में मशवरे से कोई फैसला करेंगे। फिर कमांडो खालिद ने मुझसे पूछा, तुम लोगों के यहाँ रहने का कोई बंदोबस्त है या नहीं? जमीला ने कहा, हम सब्ज़ रुमालों वाली दरगाह की एक कोठरी में रह रहे हैं, वहीं से हम सीधा आपके पास आए हैं। कमांडो खालिद ने नफ़ी में सर हिलाते हुए कहा, नहीं नहीं, तुम्हें वहाँ नहीं रहना चाहिए। तुम्हारी रिहाइश का कोई और इंतज़ाम करते हैं। अभी तुम लोग मेरे साथ खाना खाओगे, इसके बाद बातें करेंगे। कमांडो मंजर खालिद ने जमीला से कहा, करमदाद को साड़ी में छुपा लो, मैं अपने एक मुजाहिद को बुलाने लगा हूँ। जमीला ने कमांडो खालिद के सामने मुझे अपनी साड़ी के बजाय अपनी कलाई साड़ी के पल्लू के अंदर कर ली। मैं इसकी कलाई से लिपटा हुआ था। कमांडो खालिद ने अपने एक मुजाहिद को बुलाकर कहा कि खाना ले आओ। थोड़ी देर में वहाँ खाना आ गया। सादा खाना था, दूध मंगवा लिया गया। इस वक्त वहाँ तीसरा कोई मुजाहिद नहीं था। जमीला ने प्याला मेरे आगे रख दिया। मैंने कहा, मेरी किस्मत में अब कभी कभी दूध पीना ही रह गया है। कमांडो खालिद बोला, अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्द तुम्हें इस मुसीबत से निजात मिल जाएगी। खाने के बाद इसने जमीला से कहा, जमीला बहन, मैं अपने एक आदमी के साथ तुम्हें शहर भेज रहा हूँ। तुम मेरी एक अजीज़ा के यहाँ रहना। वो मेरी बहन भी है और हमारी ज़ेरे ज़मीन वर्कर भी है, मगर हमारी खुफिया तंजीम के बारे में तुम इससे कोई बात न करना। वो भी तुमसे कोई बात नहीं करेगी। वहाँ तुम्हें अपने घर वाला माहौल मिलेगा, लेकिन ये सांप तुम वहाँ अपने साथ नहीं ले जा सकोगी। मैंने जमीला से कहा, कमांडर ठीक कह रहे हैं, तुम मुझे यहीं छोड़ दो। जमीला ने कहा, तुम यहाँ कहाँ रहोगे? बाहर तो नहीं निकल जाओगे? मुझे तुम्हारी फिक्र रहेगी। मैंने कहा, यहाँ मैं किसी भी कोने खुदरे में छुप कर रात गुजार लूँगा। मुझे कौन से बेडरूम या किसी बिस्तर की ज़रूरत है। कमांडो मंजर खालिद बोला, करमदार ठीक कहता है भाभी, आप इसकी फ़िक्र न करें। ये हमारे पास बिल्कुल महफूज होगा और हम इसे बाहर भी नहीं जाने देंगे। जमीला मुतमईन होगी। कमांडो मंजर खालिद ने अपने एक ख़ास आदमी को आवाज़ दी और साथ ही मुझे कहा, करमदार तुम वहाँ तकिए के नीचे छुप जाओ। मैं जल्दी से दरी पर पड़े हुए तकिए के नीचे छुप गया। जब कमांडो खालिद का ख़ास आदमी अंदर आया तो इसने इससे कहा, गुल खान ये हमारी बहन है, इसे लाला रुख के मकान पर ले जाओ और इसे कहो कि हमारी बहन इसके पास रहेगी। मुजाहिद गुल खान ने कमर के गिर्द मैगजीन बेल्ट बांधी हुई थी और कंधे से स्टीन गन लटक रही थी। इसने बड़े अदब से कहा, ओके सर। कमांडो खालिद ने जमीला से कहा, जमीला बहन तुम गुल खान के साथ जाओ, मैं कल किसी वक्त तुम्हें यहाँ बुला लूँगा। तब तक हम किसी नतीजे पर भी पहुँच जाएंगे कि आप लोगों को कब और कहाँ से मकबूजा कश्मीर का बॉर्डर क्रॉस कराकर पाकिस्तान पहुँचाना है। शुक्रिया खालिद भाईजान। जब जमीला मुजाहिद गुल खान के साथ कोठरी से चली गई तो कमांडो मंजर खालिद ने मुझे आहिस्ता से कहा, करमदाद बाहर निकल आओ। मैं तकिए के नीचे से निकलकर कमांडो खालिद के करीब ही कुंडली मारकर बैठ गया। मुझे हैरानी सी हो रही थी कि इतनी देर गुजर गई थी और मैं सांप से इंसानी शक्ल में तब्दील नहीं हुआ था। खुदा जाने मेरी किस्मत में इंसानी शक्ल में वापस आना लिखा भी था या नहीं। कमांडो खालिद कहने लगा, करमदाद तुमने अपने दुश्मनों से जो अपनी बेइज्जती और जमीला की बेहुरमती का बदला लेने की जो बात की थी वो मुझे बड़ी अच्छी लगी है। गैरत का तकाजा भी यही है कि जिन काफिरों ने एक पाकबाज मुसलमान औरत की बेहुरमती की है इनको बर्बाद कर दिया जाए। मैंने कहा, लेकिन कमांडर ये एक लंबा एक्शन है, इसमें काफ़ी वक्त लग जाएगा। पूरी मनसूबाबंदी और प्लानिंग करनी पड़ेगी। कुछ काफिर कोलकाता में है जो मुक्ति बाहिनी वाले हैं और जिन्होंने मेरी बीवी को अगवा करके आगे भेज दिया था। कुछ सनता वली के मंदिर में हैं। मुझे इन सब को एक एक करके हलाक करना है। इस तवील एक्शन में जमीला का मेरे साथ रहना किसी तरह भी मुनासिब नहीं होगा। वो बोला, लेकिन वो तुम्हारे बगैर पाकिस्तान जाने पर तैयार नहीं होगी। मैंने कहा, फिर इस मसले का एक ही हल है कि मैं इसे यहाँ भोपाल में ही आपकी रिश्तेदार खातून लाला रुख के यहाँ छोड़ दूँ और ख़ुद सबसे पहले मुक्ति
मुक्ति बाहिनी वालों को ठिकाने लगाने के लिए कोलकाता की तरफ रवाना हो जाऊं। कमांडो खालिद किसी सोच में था, कहने लगा, इंतकाम लेने की इस मुहिम में मैं भी तुम्हारे साथ होऊंगा। हमारी खुफिया तंजीम का यही मकसद है कि भारत के मुसलमानों के साथ होने वाली ज़्यादतियों का सद्भाव किया जाए और जो काफिर लोग यहाँ के मुसलमानों को जुल्म सितम का निशाना बनाते हैं, इनको इनके जायज़ हुकूक से महरूम रखते हैं, इनको ऐसा सबक सिखाया जाए कि वो दोबारा किसी भारतीय मुसलमान पर हाथ न उठाएं। मैंने कहा, मुझे खुशी है कि आप भी इस मुहिम में मेरे साथ होंगे, लेकिन क्या आपके पास इतना टाइम होगा? कमांडो खालिद ने अपनी स्टेन गन पर हाथ रखते हुए कहा, खुदा की कसम, इस्लाम की हुर्मत और मुसलमानों की इज्जतें बचाने के लिए अगर मुझे मरकर भी वापस आना पड़े तो मैं वापस आ जाऊंगा। मगर क्या जमीला भाभी तुम्हारे बगैर भोपाल वाले घर में रह लेगी? मैंने पूरे यकीन के साथ कहा, मैं इसे राजी कर लूंगा। फिर ठीक है। कमांडो खालिद बोला, तुम मुझे बताओ कि कोलकाता में कितने मुक्ति बाहिनी वाले काफिर हैं? वो कोलकाता में कहाँ कहाँ रहते हैं? मैंने कमांडो खालिद को मुख्तसर अल्फाज में तीनों मुक्ति बाहिनी वाले काफिरों के बारे में बताया कि वो कोलकाता में कहाँ कहाँ रहते हैं और उनके नाम क्या हैं। मैंने कहा, मैं सिर्फ इन 2 मुक्ति बाहिनी वाले काफिरों से मिल चुका हूँ जिन्होंने मेरी बीवी को अगवा करके कोलकाता में बेच डाला था। तीसरे आदमी का नाम मुझे मालूम है, ना ही मैंने इसे देखा है। क्या वहाँ पहुँचकर हमें इस तीसरे काफिर का ठिकाना मालूम हो सकेगा? मैंने कहा, हम पूरी कोशिश करेंगे। इसके बाद मैंने कमांडो मंजर खालिद को कोलकाता वाले हाजी साहब के बारे में बताया कि हम इनके यहाँ जाकर ठहरेंगे और मुक्ति बाहिनी वालों के मतलब इनसे भी थोड़ी बहुत मालूमात हासिल हो सकेंगी। इस पर कमांडो खालिद ने नफ़ी में सर हिलाते हुए कहा, नहीं, हम वहाँ एक और जगह पर ठहरेंगे, तुम्हारी किसी वाकफ़कार के यहाँ नहीं ठहरेंगे। हमारी ज़ेरे ज़मीन खुफिया तंजीम के हमदर्द कोलकाता में बहुत हैं, तुम इसकी फ़िक्र न करो। मैंने कहा, अब मैं जल्दी से इंसानी शक्ल में आ जाऊँ तो अच्छा है। इस पर कमांडो मंजर खालिद ने मुस्कुरा कर कहा, मेरा तो ख्याल है कि सांप की शक्ल में रहकर तुम अपने दुश्मनों तक ज़्यादा आसानी से पहुँच सकोगे। मैं कमांडो खालिद का मुँह तकने लगा। इसने बड़ी सही और मुनासिब बात कह दी थी। मेरे दुश्मनों ने भी मुझे सांप बनकर डसा था। कमांडो मंजर खालिद ने मुझे वहीं रोक दिया और बोला, सबसे पहली बात तो यह है कि तुम मुझे आप कहकर नहीं मुखातिब करोगे, मुझे तुम कहकर बुलाओ। जिस तरह मैं तुम्हें बुलाता हूँ इसी तरह तुम मुझे बुलाओ। अब बात करो, क्या कहना चाहते हो? मैंने अपने खदशे का इजहार करते हुए कहा, लेकिन एक चीज़ का ख़तरा मेरे सर पर मंडलाता रहता है। मैं किसी भी वक्त इंसानी शक्ल इख्तियार कर सकता हूँ, ये मेरे इख्तियार में नहीं है। अगर एन कमांडो एक्शन के दौरान में सांप से इंसानी रूप में आ गया तो मामला ख़राब हो जाएगा, फिर कुछ भी हो सकता है। वो कहने लगा, ऐसा नहीं भी हो सकता। बहरहाल हम जो कदम भी उठाएंगे सोच समझ कर उठाएंगे, लेकिन एक बात तय है कि हम मुसलमानों की बहू बेटियों और हमारी माँ बहनों की इज़्ज़तों से खेलने वालों को माफ़ नहीं करेंगे। मैं भोपाल के इस मुसलमान मुजाहिद कमांडो मंजर खालिद के इस्लामी जज्बे से बहुत मुतासिर हुआ। इस वक्त ये बात पूरी तरह से मेरी समझ में आ गई कि भारत के मुसलमान आज भी इसी जज्बे से सरशार हैं जिसमें वो इस वक्त भी सरशार थे जब पाकिस्तान बन रहा था, और उन्होंने बड़े सगीर के हर सूबे के मुसलमानों के साथ मिलकर तहरीक पाकिस्तान को कामयाब बनाने, पाकिस्तान को कायम करने और हिंदुओं की ग़ुलामी कबूल न करने के वास्ते कायद आज़म की क़यादत में सर धड़ की बाजी लगा दी थी। वो आज भी अगरचे हिंदू हुक्मरानों के जुल्म तशद्दुद और इस्तेहसाल की चक्की में पिस रहे हैं, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अपने हुकूक की हिफाजत करना जानते हैं। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।